हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 28 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर जीएस फाउंडेशन कोर्स 2024 जिसका नाम क्या है, प्रारंभ। अब इस कोर्स के अंदर क्या है, एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर आपको चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं। यहाँ पर आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। जैसे यहाँ पर आपका फेज 1 के अंदर हो गया आपका बेसिक फाउंडेशन कोर्स, फिर एडवांस फाउंडेशन कोर्स, उसी तरह से फेज 3 एंड फेज 4 भी हैं जो आपको बहुत क्विकली चीजें रिवाइज करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस आपके कुछ डाउट्स हैं तो इस नंबर पर भी हमें कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। देखो, अभी जो हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं डॉक्टर शक्तिकांता दास जी, उनने ये बात बोली है कि जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या है, वो मैनेजेबल लिमिट्स के अंदर है, कि बेसिकली हम उसको मैनेज कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या कह रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या चीजें क्या होती हैं। देखो, आप एक चीज रियलाइज करो, एक इंडिया एक कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे इंडिया में रेजिडेंट्स रहते हैं, बिल्कुल। अब होता क्या है ना, बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जितनी भी हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करी, कुछ चीजें हमने मंगाई उधर से, कुछ चीजें हमने वहां पर भेजी, इस तरह से होती है ना कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कुछ ना कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर ही रही है। तो ये सारी पर्टिकुलर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, और उस रिकॉर्ड को पता क्या बोलते हैं, उस रिकॉर्ड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है ना, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगी बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। कुछ पैसा आएगा, ठीक है, कुछ पैसा जाएगा। जो आउटगोइंग मनी होता है उसको बोलते हैं हम डेबिट, जो इनकमिंग पैसा आ रहा है उसको बोला जाता है क्रेडिट। तो इस तरह से सबका रिकॉर्ड देखा जाता है कि कितना आया कितना गया। एक कंट्री के लिए जो आउटगोइंग होगा वो दूसरी कंट्री के लिए क्या होगा, इनकमिंग होगा। इस तरह से चीजें होती हैं। अब देखो, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं ना, इसके दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। व्हाट आर दोस टू कंपोनेंट्स? एक होता है हमारा करंट अकाउंट, दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। मैं थोड़ा सा बताता हूं इनको। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, करंट अकाउंट के अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, यहाँ पर ट्रेड के साथ ज्यादा संबंध होता है। किस तरह का ट्रेड सर? जैसे मान लो कोई गुड्स है, जैसे मान लो आपने कोई जूता है, वो जूता मान लो इंडिया से यूएस भेज दिया, तो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हुआ ना, गुड्स का ट्रेड हुआ, तो बिल्कुल ये चीजें किसके अंदर आएंगी, करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। तो जो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ पर आ जाता है। उसी तरह से आपकी जो सर्विसेज वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पर आ जाती हैं। प्लस इसके साथ ही कई बार हो सकता है आपके जो अलग अलग तरह के गिफ्ट हो गया, ठीक है, या फिर कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स हो सकती हैं, या फिर कुछ इनकम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। या फिर इसी के अंदर आप ना जो आपके रेमिटेंसेज आते हैं, कि आपका कोई रिश्तेदार किसी दूसरी कंट्री में गया, वो आपको पैसे भेज रहा है अपने घर पे, वो सारी चीजें क्या होती है, रेमिटेंसेस। ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमें करंट अकाउंट के अंदर ही देखने को मिल जाती हैं। वेयरएज जब मैं बात करता हूँ कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर देखो जो हमारे एसेट्स का ट्रांजेक्शन है ना, हम उसकी बात करते हैं। जो भी अलग अलग एसेट्स का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपने एफडीआई के बारे में सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सुना है सर। उसी तरह से एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा, ये भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। किसी कंट्री ने मान लो दूसरी कंट्री से कुछ उधार लिया है, जो एक्सटर्नल बोरिंग वगैरह हो जाती हैं, वो भी यहाँ पर आ जाती है कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये फर्क होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अंदर। आई बात समझ में? कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या हुआ, जो भी चीजें हमारे एसेट्स के जो ट्रांजेक्शन था वो आ गया। करंट अकाउंट के अंदर क्या होगा, जो मेजरली हमारा ट्रेड रिलेशंस है बिटवीन द टू नेशंस, या फिर एक नेशन और बाकी नेशंस के साथ, वो सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। आई होप इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। अब देखो, जब हम बात करते हैं करंट अकाउंट तो समझ आ गया, एक वर्ड है इसके आगे डेफिसिट। सिंपल सा मीनिंग है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा और इंपोर्ट करते हैं कम, तो क्या होगा हमारा करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर जो भी चीजें बताई ना, गुड सर्विसेज, वो सारी चीजों का, अगर उसके अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, तो क्या होगा, आपका करंट अकाउंट सरप्लस होगा। वेयर एज अगर इसका बिल्कुल उल्टा होता है तो हम क्या उसको बोल देंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इंडिया के केस में आप खुद सोचो क्या होता होगा, ठीक है ना। तो इंडिया के केस में आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे यहाँ डेफिसिट देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी चीजें हमें डेफिनेटली इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। तो यही सारी मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट के अंदर क्या आ गया, आपकी इनकम आ गया, इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, आपके ट्रांसफर आ गए, फॉरेन एड, ठीक है, लोन की बात नहीं कर रहा, यहाँ फॉरेन एड की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाती है। बट मेजर कंपोनेंट्स क्या है, आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर नोटिस करते हुए देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा और आगे चलें तो आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो
कि क्या कारण है इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या है डेफिसिट का, कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। क्या रीजन हो सकता है आप खुद सोचो। देखो इंडिया में जो एक्सचेंज रेट है वहां पर आप जानते हो $1 इक्वल टू 83 84 इस तरह से चल रही है। तो खुद सोचो अगर हमें बाहर से क्रूड ऑयल मंगाना पड़ रहा है तो क्रूड ऑयल महंगा आएगा ना, बिल्कुल। तो ये हो गया। बाकी हमारी स्पेंडिंग लेवल हो गया, कैपिटल का इनफ्लो होना, इस तरह की चीजों से क्या होता है हमारा करंट अकाउंट ऊपर नीचे होता रहता है। इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें भी। तो अभी जो करंटली है वो उसके पीछे कारण क्या है, एक क्रूड ऑयल हो गया और दूसरा जो हम इतना सारा सोना वहां से इंपोर्ट करते हैं ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है हमारा डेफिसिट सिचुएशन देखने को मिलती है, हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब होता क्या है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है ना तो ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें हो सकती हैं। जैसे आप सोचो कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट बुरी चीज नहीं है। क्यों बुरी चीज उस सिचुएशन में नहीं होगी जब आपके पास मान लो कोई चीज नहीं है, मान लो कोई पर्टिकुलर गुड आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप दूसरी कंट्री से उसको मंगा रहे हो, तो ठीक है, दैट इज नॉट एन इश्यू, क्योंकि आपने अपने लोगों को भी तो उनकी नीड्स को भी तो फुलफिल करना है, तो उस केस में गुड हो सकती है। पर लंबे टाइम के अंदर हो सकता है वो क्या वरी का कंसर्न हो जाए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो, आपको बहुत ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स मैंने आपको समझा दिए, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके ऊपर जो अर्निंग्स होती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर की अर्निंग्स की बात कर रहा हूं, वो हो गया। बाकी रेमिटेंसेस हो गया, आपके ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, ये सारी चीजें हमें करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो यूपीएससी ने 2014 में पूछा। यहाँ क्या पूछा, विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स करंट अकाउंट। खुद सोचो, एक होता था करंट अकाउंट, दूसरा था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता था, एसेट्स की ट्रांजैक्शन। तो बस ये देख लो एसेट्स किसके अंदर आ रहे हैं, एसेट्स देखो यहाँ पे फॉरेन एसेट्स, तो ये तो सर कैपिटल अकाउंट का पार्ट होंगे। उसी तरह से एसडीआर वगैरह भी, ये भी करंट अकाउंट के अंदर नहीं आते। तो करंट अकाउंट के अंदर आते क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमने अभी डिस्कस किया। इनविजिबल, ये जो सर्विसेज वगैरह होती है ना, इनको इनविजिबल्स बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा सर, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आसानी से हम कर लेते। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी अभी क्या न्यूज आई है कि जो सानिया मिर्जा हैं और रोहन बोपन्ना है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में इनको लॉस का सामना करना पड़ा है। अब इसलिए हमें ऑस्ट्रेलियन ओपन समझना जरूरी हो जाता है। देखो आप सभी जानते हो कि टोटल ना हमारे पास 4 ग्रैंड स्लैम्स देखने को मिलते हैं एक साल के अंदर। कौन कौन से सर होते हैं, एक होता है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सबसे पहले होता है। जैसे आजकल ना ये अप्रोक्सीमेटली आप जनवरी के मिड में देखते हो उसको, आजकल यही चल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद दूसरा कौन सा आता है, वो आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कब होता है, ये मई हो गया या जून हो गया, उस टाइम पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास विंबलडन। विंबलडन कब आता है सर, विंबलडन ये ना जून जुलाई में आ जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है कौन सा, यूएस ओपन। ये आता है कब सर, ये आता है हमारा अगस्त या सितंबर के टाइम में। तो ये 4 आपको ग्रैंड स्लैम्स पता होने चाहिए। बाकी आई एम वेरी श्योर आप सभी जो भी टेनिस के फैंस होंगे वो डेफिनेटली इन सारी चीजों को जानते होंगे, ठीक है। आपने अपने फेवरेट जो आपके टेनिस प्लेयर्स हैं मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड अबाउट इट। देखो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करते हैं, डेफिनेटली कहाँ पे परफॉर्म होता है, मेलबर्न पार्क इन मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ये चीज होता है, और सबसे पहला ही ग्रैंड स्लैम है साल का। इसके साथ ही नोटिस करोगे ये पहली बार हेल्ड हुआ था कब, 1905 के अंदर। इसको हैप्पी स्लैम के नाम से भी जाना जाता है। टाइमिंग्स हमने समझनी है। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट होते हैं कि मेंस का सिंगल हो गया, वुमेन सिंगल हो गया, उनका डबल हो गया, मेंस डबल, वुमेन डबल हो गया, मिक्स डबल हो गया, जहां पर एक मेल होगा एक फीमेल होगा। फिर जूनियर चैंपियनशिप हो गया, व्हील चेयर, लीजेंड, एग्जीबिशन इवेंट्स, इस तरह के अलग अलग इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 1988 तक, इससे पहले तक ये ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता था। फिर बीच में कुछ और भी चेंजेस आए, पर 2020 ऑनवर्ड्स ये ब्लू ग्रीन सेट पे खेलना जाने जा रहा है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन के रिगार्डिंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है, पेरियार रिवर, ठीक है। अभी अभी क्या न्यूज आई है कि देखो जो पेरियार रिवर के जो कुछ एरियाज का पानी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो पथलम, जो कि केरला कोची के आसपास का जो पानी है, उसका डिसकलरेशन हो गया, कि वहां के कलर वहां का जा चुका है। और ऐसा इस वजह से शायद हो रहा है क्योंकि वहां के जो इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ ना कुछ वहां पानी में कुछ अपने एफ्लुएंट्स को छोड़ रहे हैं। तो देखो डेफिनेटली वाटर पोल्यूशन एक देख सकते हो आप यहाँ पे, जहां पर नदी का पानी इस वजह से पोल्यूट हो रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। अब हमें पेरियार रिवर को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो केरला की बात करें ना, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो पेरियार नदी ही है, ठीक है ना। इसके साथ ही इसका सोर्स हमें देखने को मिलेगा इन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट से इसका सोर्स हो गया। ओरिजिनेशन कहां से होता है, चोकमपट्टी माला, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व से हमें वहां से देखने को मिल जाएगा। बाद में क्या होता है, वेम्बनाड लेक के अंदर फ्लो होता है, एंड इन दी एंड कहां जाता है, ये
अरेबियन सी के अंदर। कोई आपसे बोले ना कि ये फाइनली फ्लो होता है बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो नहीं, ये कहां पर है, अरेबियन सी के अंदर एंड में फ्लो होता है। केरला की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इरिगेशन हो गया पानी के लिए, और घरों के डोमेस्टिक यूज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी वजह से इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला, केरला की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। केरला की जो 1/4 इंडस्ट्रीज है ना, 25%, वो यही पेरियार रिवर की जो बैंक्स हैं उसके आसपास ही हमें देखने को मिल जाएंगी। इसके देखो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, आप डेफिनेटली यहाँ पे देख भी सकते हो। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के अंदर आपको चरथोनी देखने को मिल जाएगी, उसी तरह से राइट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है मुल्लेयार, ठीक है। उसके अलावा भी आपको जैसे मुथिरपुजा, ठीक है, एडमला और पेरेंजीकुट्टी, ये पर्टिकुलर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, मुल्लेयार, अभी बताऊंगा क्यों। एक है यहाँ पे डैम है इडुक्की डैम, ठीक है, ये पेरियार रिवर के ऊपर ही है और केरला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मुल्ला पेरियार डैम बहुत बार न्यूज में रहता है, कुछ ना इसके रिगार्डिंग इश्यूज बार बार न्यूज में आते रहते हैं, तो ध्यान में देना कि इसका नाम कहां से आया है। तो दो रिवर्स हैं, एक है मुल्लेयार और दूसरा है पेरियार। इनके जो जहां पे ये कॉन्फ्लुएंस होता है ना इन दोनों नदियों का, वहां पर ये डैम सिचुएटेड है केरला के उडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसी वजह से मैं बता रहा था कि आपको ये पर्टिकुलर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक 2017 का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ का क्या कह रहा है कि इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप सी शोर्स पे खड़े हो जाते हो और सी को देखने की कोशिश करते हो, तो आप रियलाइज करोगे जो पानी है, ठीक है ना, वो कुछ किलोमीटर अंदर आएगा और वापस से कुछ किलोमीटर वापस चला जाएगा। आप देखते हो ना बीच वगैरह के ऊपर, ऐसा ही होता है ना, बीच के अंदर थोड़ा सा पानी आगे आता है फिर वापस पीछे चला जाता है। पर यहाँ पर ये जो पानी होता है ना, ये कई किलोमीटर तक देखने को मिलता है। काफी लोग तो इसको 5 किलोमीटर के आसपास भी बोलते हैं। तो ये कौन सा पर्टिकुलर की हम बात कर रहे हैं, देखो ये हम बात कर रहे हैं दरअसल में चांदीपुर बीच की, ठीक है। ओडिशा के जो बालासोर है वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 5 किलोमीटर तक भी पानी ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे यहाँ पे नोटिस करने को मिल जाता है। इसी वजह से क्या होता है ना, ये जो सारे ये जो आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, जो रेड क्रैब्स हो गया, हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पानी जब इतना अंदर आएगा पहले, फिर वापस से बाहर जाएगा, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गया, कुछ बायोडाइवर्सिटीज हो गया, वो आगे पीछे होती रहेंगी। तो इस वजह से हमें बहुत ही यूनिक फिनोमेना देखने को मिलता है कहां पर, चांदीपुर के अंदर, ठीक है जी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पश्मीना। अब पश्मीना का नाम सुनते ही देखो एक चीज तो आनी चाहिए दिमाग में, दैट इज की किससे रिलेटेड है, कश्मीर के साथ। अभी न्यूज क्या है कि जो कश्मीर के जो पश्मीना शॉल्स हैं उनको न्यू एज फ्रेंच टच मिलने जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंच टच यहां पर आप देख सकते हो। अब जो पश्मीना की बात करते हैं, क्या है ये, चंगथांगी कश्मीरी गोट, ठीक है, वहां की एक गोट है, उसका जो वूल है, ठीक है, कश्मीरी वूल, उसका नाम है पश्मीना। बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी श्योर आपने पश्मीना शॉल्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। बहुत ही फाइन वेरिएंट है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे पश्मीना शॉल्स हमें देखने को मिलते हैं। कश्मीर के अंदर इनका नाम शाह मीना करके नाम से भी जाना जाता है। अब होता क्या, जो गोट है ना, जो मैंने बात करा था आपके साथ चंगथांगी जो गोट की, तो ये जो पर्टिकुलर गोट है, ये पर्टिकुलर अपने इनको, ठीक है, उससे उसके थ्रू ये बनता है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो तो वहां पर जो चंगपा है, ठीक है ना, एक तरह के नोमैडिक पीपल हैं, वो इसके रिगार्डिंग ये सारी पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो पश्मीना है, रॉ पश्मीना, उसको कश्मीर एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे हाथों के द्वारा, वहां की महिलाओं से, वहां के क्राफ्टमैन के द्वारा करे जाते हैं। तो पूरा हाथ के थ्रू काम किया जाता है। इसी वजह से इतना एक्सपेंसिव भी है डेफिनेटली, और उतना क्वालिटी के अंदर भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो जो श्रीनगर की सिटी है, वहां पर एक पश्मीना का मेजर सेंटर हमें देखने को मिल जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंडिया में पश्मीना बहुत फेमस है, पर जो वर्ल्ड की जो 70% कश्मीरी प्रोडक्शन है, ठीक है ना, कश्मीरी जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वो चाइना के थ्रू होती है, 20% मंगोलिया के अंदर, और बाकी की जो 10% है वो इतनी सारी कंट्रीज के अंदर होती है, जिसमें एक इंडिया भी है, ठीक है। तो जो बहुत ही अल्ट्रा फाइन कश्मीरी है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं। तो आई होप आपको पश्मीना के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ESCR पोर्टल। अब समझने की कोशिश करना, ई का मतलब तो हम सभी जानते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित होता है, ठीक है। उसी तरह से SCR का मीनिंग क्या होता है, ये है दरअसल में सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग रिपोर्ट्स है ना, उनकी एक तरह की रिपोजिटरी को हमने क्या कर दिया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बना दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे देखो आपको अगर कोई भी जैसे सुप्रीम कोर्ट का आपको वो चाहना चाहिए हो कि उन्होंने क्या बात करी थी, किस तरह से जजमेंट वगैरह को देखना हो, उसको क्या हो गया, वो आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, आपकी रीच बढ़ गई। अगर एक मेरे जैसा आम इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पढ़ना चाहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर हमारे जैसे इंसानों के लिए जस्टिस और आसानी से मिल पाए,
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ESCR पोर्टल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नियरली 34,000 जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उनका फ्री एक्सेस मिल जाएगा और आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास पता है कि अच्छा आपने किसी पर्टिकुलर जज ने कौन कौन सी जजमेंट्स दी हैं वो सर्च करना है तो वो भी हो जाएगा। आपको केस साल के हिसाब से सर्च करने के, 2017 में कौन सा केस हुआ था, 18 में कौन सा हुआ था, वो भी आपको मिल जाएगा। आप रैंडम जैसे गूगल के ऊपर सर्च करते हो वो कर सकते हो, सर्च के अंदर सर्च करना है वो किया जा सकता है, बेंच स्ट्रेंथ के हिसाब से सर्च करना है तो अलग अलग यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं जिसके बेसिस के ऊपर कॉमन पर्सन को आसानी से जस्टिस रिगार्डिंग चीजें एक्सेस हो पाए, वो केसेस का रिपोजिटरी को अच्छे से देख पाए, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह ये सर्च इंजन ही तो है, जैसे गूगल होता है वही तो सेम चीज है। जैसे गूगल पे आप ये सर्च करते हो ना, उसी तरह से यहाँ पर भी जाके अलग अलग केसेस को सर्च किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्च इंजन को बनाया है विद द हेल्प ऑफ NIC, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो एक तरह का क्या है, ये डिजिटल वर्जन है जजमेंट्स का। तो कोई भी एग्जाम में पूछे ESCR पोर्टल क्या है तो आई एम वेरी श्योर आप इसको बहुत अच्छे से बता दोगे। तो ये थे आज के टॉपिक्स। ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जिनका आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है, कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत है। कल मैंने आपको 5 टॉपिक्स दिए थे, उनके आंसर मैं क्विकली बता देता हूं। पहला था हेपेटोरेनल इन्फेक्शन, क्या ये किडनी और लिवर इन्फेक्शन के साथ रिलेटेड था? यस, ये बिल्कुल ट्रू है। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था इसको। तीसरा था नॉन अलाइंड मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप्स के कंसर्न रिस्पेक्ट में हमने इसको डिस्कस किया था। क्या 4 साल बाद ही थे? नहीं सर, ये गलत हो जाता है। क्यों? ये 3 साल की बात थी। मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम, ये क्या करंटली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही है? देखो जब ये स्टार्ट हुई थी तब ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत ही थी, पर करंटली मैंने बताया था ना अब किसके अंदर आ गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आ गई है, तो इस वजह से स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। लास्टली, क्या ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉयज आंध्र प्रदेश से लिंक्ड है? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये थे कल के क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने थे। ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को इसकी PDF चाहिए, डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को आप भी बूस्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।